Assalamu alaikum dear students. The topic which we are going to discuss today is Avogadro's number. So let us start now. Students, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काउंटिंग नंबर्स जो है वो यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम जब एग बाय करने जाते हैं तो हम 1 डजन क्वांटिटी का यूज करते हैं, 1 डजन वैल्यू का यूज करते हैं. 1 डजन मीन द क्वांटिटी ऑफ 12. इस तरह जब हम शूज बाय करते हैं तो हम वन शू बाय नहीं करते बल्कि हम उनका पेयर बाय करते हैं, और पेयर मीन्स द क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 2. So from these observation we come to know that कि डजन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि 12 ऑब्जेक्ट्स के बराबर है. इस तरह पेयर एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बराबर है. इसी तरह 1 मॉल एक ऐसी वैल्यू है जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर है. स्टूडेंट्स, जब हम एटम्स की बात करते हैं तब हम जो है वर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज करते, हम पार्टिकल्स यूज करते हैं, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो पार्टिकल्स हमारे पास स्टूडेंट एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. क्लियर? So 1 mole is the one mole is the value that is equal to 6.02 multiplied by 10 की power 23 particles, which are also known as Avogadro's number. So Avogadro's number is nothing but a value that is equal to 6.02 multiplied by 10 की power 23 particles. It means कि जब अभी हम Avogadro's number का use करते हैं, उसका वर्ड जो है हम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं Avogadro's number, या हम कहीं भी यूज करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वो एवोगैड्रोस नंबर एक ऐसी वैल्यू है जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर है. इसी तरह स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हम मोल को डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? एक्चुअली मोल क्या है? तो मोल हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास, या किसी भी आयन के फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 मोल के बराबर होती है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है 1.008 ग्राम के बराबर है. तो हमने क्या किया, एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, एंड दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 मोल. इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल मॉलिक्यूल की है. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है जिसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं 18 ग्राम्स इफ वी राइट डाउन इट, तो देन दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. इसी तरह स्टूडेंट्स NaCl जो फॉर्मूला यूनिट है, इसका फॉर्मूला मास अगर हम 58.5 ग्राम्स में लिखते हैं तो ये भी क्वांटिटी हमारे पास 1 मोल के बराबर है. देन वी कम टू नो दैट किसी भी एटम के एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास, या किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट की बजाय अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर है. इसी तरह यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जो 1.008 ग्राम क्वांटिटी ली है वो भी 1 मोल के बराबर है. वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो क्वांटिटी 18 ग्राम ली है वो भी 1 मोल के बराबर है, और NaCl के लिए 58.5 ग्राम भी 1 मोल के बराबर है. तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 मोल जो है वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती, एटम के, मॉलिक्यूल के या फॉर्मूला यूनिट के मास पर डिपेंड नहीं करती, कि मास की बेसिस पर हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि हाइड्रोजन एटम का अगर 1.008 ग्राम है तो 1 मोल के बराबर है, और वाटर मॉलिक्यूल का अगर 18 ग्राम है तो वो मोर देन 1 मोल के बराबर होना चाहिए. नहीं, ठीक है. हर एटम के एटॉमिक मास जिस तरह फिक्स होता है, जिस तरह हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है, इस तरह उनकी क्वांटिटी जो 1 मोल है वो भी फिक्स होती है. क्लियर? Now student, again coming towards Avogadro's number. So Avogadro's number is the number that is equal to 6.02 multiplied by 10 की power 23 particles. और इसको जो डिनोट किया जाता है, इसको शो किया जाता है कैपिटल N और A से.
और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अगर आपके पास 1 मोल है किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या फॉर्मूला यूनिट का 1 मोल है, तो उसके लिए जो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये कांस्टेंट क्वांटिटी ही रहेगी। अगर हमारे पास मोल फॉर एग्जांपल 2 मोल्स किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के या फॉर्मूला यूनिट के या आयंस के हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो उसके लिए एवोगैड्रोस नंबर उन 2 से ही मल्टीप्लाई होकर हमें एक नई वैल्यू जो है वो दे देंगे। वरना अगर आपके पास 1 मोल है तो उसके लिए एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमें ये पता चला कि एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल के लिए कांस्टेंट है। अगर मोल्स की वैल्यू बढ़ती है तभी एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। क्लियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम 1.008 ग्राम की इसका एटॉमिक मास है और ये क्वांटिटी 1 मोल के बराबर है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल अगेन इसका जो मोलर मास है 18 ग्राम के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद। क्लियर? इसी तरह NaCl की बात की जाए तो 58.5 ग्राम इसका फॉर्मूला मास है जो कि 1 मोल के बराबर है, और एवोगैड्रोस नंबर की भी यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के ये भी बराबर होगा। तो इस तरह हमें ये पता चला कि एवोगैड्रोस नंबर जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो 1 मोल बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के, यानी इसके अंदर मॉलिक्यूल हो, एटम हो या हमारे पास कोई फॉर्मूला यूनिट हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मौजूद हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नंबर है उनके, यानी इतने पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस डिस्कशन को आगे आगे लेकर चलते हैं और हमें ये मालूम हुआ कि एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी 1 मोल है जो सब्सटेंस हमारे पास, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एंड दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। क्लियर? पार्टिकल स्टूडेंट्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला यूनिट्स को आप आयंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम एवोगैड्रोस नंबर को एटम्स के अकॉर्डिंग, मोलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग या आयंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? So 6.02 multiplied by 10 की power 23 is the number of atoms present in 1 mole of element। कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका 1 मोल है तो उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.008 ग्राम है अगर हाइड्रोजन का, तो वो क्वांटिटी हमारे पास 1 मोल के बराबर है और उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स हैं। क्लियर? इसी तरह अगर आपके पास सोडियम का एलिमेंट है जिसका मास 23 ग्राम है और वो 1 मोल के बराबर है, तो उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स हैं। नेक्स्ट यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के एलिमेंट जिसका मास 23 ग्राम है और 1 मोल के बराबर है, इसी तरह इसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स हैं। क्लियर? तो इसी तरह हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट उसका 1 मोल है तो उसके अंदर जो मौजूद एटम्स की तादाद है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है उस एटम का मास जो हमें गिवन होगा डेटा में, और डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से जो हमारे पास फिक्स्ड होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। क्लियर?
स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्लाइड नंबर 4 में बात की थी कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम थे, वो भी 1 मोल के बराबर थे, और वाटर के 18 ग्राम भी 1 मोल के बराबर थे। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि जो 1 मोल है वो ना एटम्स के एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है या ना मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। इसको हम फर्दर जो है यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 टाइम्स हैवियर है, बट बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम है। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको प्रूव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का मोलर मास देखा जाए तो 24 ग्राम पर मोल होता है। इसके अलावा कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल होता है, यानी इसके 1 मोल के अंदर 12 ग्राम्स होते हैं और मैग्नीशियम के 1 मोल के अंदर 24 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 टाइम्स ज्यादा है, हैवियर है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। कि अगर आप 10 ग्राम मैग्नीशियम का लेते हैं, 5 ग्राम कार्बन का लेते हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद सेम है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो केमिस्ट्री हैज सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम पर मोल है और हमें जो गिवन डेटा में मास दिया गया है वो 10 ग्राम है। क्लियर? अब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का मैंने प्रीवियसली आपको फॉर्मूला बताया है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मास जो हमें 10 ग्राम गिवन था उसको हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से 24 ग्राम पर मोल से और मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो 0.4116 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है। क्लियर? इसी तरह हम कार्बन को कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन जिसका मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है और मास 5 ग्राम हमें डाटा में गिवन है। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसके मास जैसे 5 ग्राम को डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 24 मैंने लिख दिया है, तो आप इसको 12 कर लीजिएगा। 12 से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, 0.4166 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन के भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं और मैग्नीशियम के भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। इस तरह नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉल्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स जो हैं एटम्स के एटॉमिक मास या किसी भी तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड द क्वांटिटी that is constant is Avogadro's number and it is equal to 6.02 multiplied by 10 की पावर 23। क्लियर? तो इसी तरह जो मैग्नीशियम का हमें मोलर मास या दिया गया था, सॉरी मास जो दिया गया था डेटा में 10 ग्राम था और कार्बन का जो मास है 5 ग्राम था, और एज वी नो दैट कि मैग्नीशियम कार्बन से 2 टाइम्स हैवियर था, लेकिन फिर भी उसके नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम है। तो हम ये जान चुके हैं कि एक जो एलिमेंट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी तादाद सेम होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम होती है, नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। जिस तरह हमने एटम्स की जो है डेफिनेशन को डिस्कस किया, स्टूडेंट्स इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि 6.02 इज द मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। या किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है? और अगर वो आपके पास जो सब्सटेंस है वो 1 मोल के बराबर है तभी जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर के अगर 18 ग्राम है, ठीक है, और वो अगर 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। इसी तरह अगर ग्लूकोज के 180 ग्राम है वो भी 1 मोल के बराबर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी।
नेक्स्ट, अगर आपके पास सुक्रोज है और उसके जो 342 ग्राम है सुक्रोज के, वो भी 1 मोल के बराबर है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर की अगेन बराबर होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का भी फॉर्मूला हमारे पास वैसा ही है जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकालने का था, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह हम आयंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इज द नंबर ऑफ आयन इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन है, 96 ग्राम है इनके, और ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ आयंस हैं यानी पार्टिकल्स जो मौजूद हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या आयंस मौजूद होंगे। इस तरह अगर नाइट्रेट आयन के 62 ग्राम है तो वो भी 1 मोल के बराबर है और इसके अंदर जो आयंस की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आयंस होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ आयंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय आयोनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस में डिस्कशन की मॉलिक्यूल के बारे में, आयंस के बारे में, एटम्स के बारे में, इसकी हम यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होंगे, ठीक है। अब वाटर के अगर आप फॉर्मूला को यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट मौजूद है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। और एलिमेंट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से, यानी एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्योंकि 2 हैं वाटर के अंदर उसके एलिमेंट, तो उसको एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन की तादाद है वो 1 है। इसी तरह H2SO4, H2SO4 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, इसमें मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आएंगे। इसी तरह अगर हम इसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद निकालना चाहते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर को। इसी तरह अगर हम सल्फर के एटम्स की तादाद निकालना चाहते हैं तो एवोगैड्रोस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की तादाद, ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि H2SO4 में ऑक्सीजन की जो तादाद है वो 4 है। स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन के अंदर गिवन है कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो अपने आयंस में चेंज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास H2SO4 है, ठीक है। इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस में चेंज हो जाएगा और SO4 सल्फेट आयंस में चेंज हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन आयन है और 1 जो है वो सल्फेट आयन है, इसमें वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने 9.8 ग्राम H2SO4 का डिसॉल्व किया है तो इसलिए हम इसके नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट करने के बाद हम हाइड्रोजन के आयंस भी कैलकुलेट करेंगे और सल्फेट के आयंस भी कैलकुलेट करेंगे। H2SO4 gives us 2 hydrogen ions and 1 sulfate ions, ठीक है। नंबर ऑफ मॉल्स इसका कैलकुलेट करने के लिए जो हमें मास गिवन था वो 9.8 ग्राम्स थे इसके, उसको डिवाइड कर देंगे इसके मॉलर मास से 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। मास को डिवाइड कर दिया मॉलर मास से, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई 0.1 मोल। इसी तरह इसके अंदर हाइड्रोजन आइंस होंगे और इसी तरह सल्फर आइंस और इसी तरह ऑक्सीजन आइंस होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो होंगे उसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 0.1 मोल है। जो पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें हमारे पास 1 मोल था जिसकी वजह से हमने इसको
हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास 0.1 मोल है, इसलिए हाइड्रोजन आइंस कैलकुलेट करने के लिए हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। इसी तरह सल्फर आइंस कैलकुलेट करने के लिए 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। नेक्स्ट ऑक्सीजन आइंस भी कैलकुलेट करने के लिए हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से। ये तो हमारी डिस्कशन थी जिसमें हमने इंडिविजुअल आइंस की कैलकुलेट की थी वैल्यूज, ठीक है। अब हम कंबाइन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस कैलकुलेट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कैलकुलेट करेंगे जो हमें यहाँ पर प्रोड्यूस होते हुए मिले हैं, ठीक है। सल्फेट आइन कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरह अगर टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आइंस हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हमारे पास 0.1, क्योंकि हमारे पास 0.1 सल्फेट आइन है, ठीक है, इसलिए हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। नेक्स्ट इसके अलावा हमें यहाँ इस इक्वेशन से एक और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिल रही है चार्जेस की। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी हम कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, एज यू कैन सी कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह सल्फेट के आयन के ऊपर ऑलरेडी -2 है, यहाँ पर सपोज 1 है तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2। स्टूडेंट्स हर मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी ओवरऑल 0 चार्ज होता है, यानी टोटल अगर उसके ऊपर नेट चार्ज देखा जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। वो कैसे आती है? वो इस तरह आती है कि जितने ही उसके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। इस तरह टोटल नेगेटिव चार्जेस भी उतने ही होंगे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो बोथ आर सेम, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव चार्जेस अगर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, यू कैन से टू दैट कि इसके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए एक मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी सिंगल पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।